जब भी मैं प्रीवियस ईयर बोलूँगी उसका मतलब प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 की बात होगी। लेकिन जहाँ मैं प्रीसीडिंग वर्ड यूज़ करूँगी तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलूँगी तो हमने प्रीवियस ईयर को छोड़ देना है, 2019 एंड 20 को छोड़ कर उससे पिछले सालों में आ जाइए, लाइक फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 19 और 20 क्या प्रीवियस ईयर, इससे पिछले 4 साल कौन से बनेंगे, 2015-16, 16-17, 17-18 और 18-19। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल के बारे में चेक कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर आपने पहले ये चेक करना है कि क्या आप इंडिया में पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं। यस रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं। अभी रेजिडेंट की 2 कैटेगरीज हैं, एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, OR और NOR। ठीक है, अभी हम ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं। अगर वो 182 डेज से लेस रहा है इंडिया में तो अभी एक बार और चेक कर सकते हैं कि रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए आप ये वाली कंडीशन एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आप फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर में 60 दिन या 60 से ज़्यादा दिन इंडिया में हैं एंड है, देखो मतलब ये दूसरी कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके। 365 डे इन प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 4 साल देखिए, उसमें आपने डेज़ काउंट करिए क्या 365 डेज़ बने। तो अगर ये दोनों कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन अगर बन गए तो आप क्या हैं, रेजिडेंट हैं। ठीक है, यस देन रेजिडेंट। अगर आप ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, मतलब ना तो 182 डे वाली हुई और ये और है, ठीक है, इन दोनों में से एक होनी चाहिए रेजिडेंट के लिए। अगर आप इन दोनों को ही नहीं कवर कर पा रहे तो फिर आप क्या हैं, नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रेजिडेंट तो बन गए थे, इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई करते ही अब हमें 2 कंडीशंस और सेटिस्फाई करनी है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो हमें 2 कंडीशन कौन कौन सी चेक करनी है। एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर कौन से पिछले, 2019-20 से पिछले 10 सालों में आ जाइए। उसमें आप चेक करिए क्या आप रेजिडेंट थे इंडिया में, कितने साल, कम से कम 2 साल रेजिडेंट थे। एंड पिछले 7 सालों में प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में कितने दिन इंडिया में थे, 730 डेज या उससे ज़्यादा अगर आप इंडिया में थे तो आप क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब पहले तो रेजिडेंट बनिए, उसके बाद ये 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर पाए एडिशनल कंडीशंस, चाहे एक भी करेंगे तब भी कोई काम नहीं बनेगा, तब आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो पहले इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए प्लस एडिशनल ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते ही आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से एक पे ही सेटिस्फाई कर पाए तो आप बनेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर ना तो ये वाली कंडीशन जो 182 डेज़ वाली और 60 डेज़ वाली नहीं कर पाते तो आप नॉट रेजिडेंट बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन है इस 60 डेज़ वाली, मतलब कि आपको 182 डेज़ वाली ही कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तो आप पे ये 60 डेज़ वाली अप्लाई नहीं होगी। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया, वो भी किस पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तब आपको 182 डे वाली कंडीशन ही फुलफ़िल करनी पड़ेगी, 60 डे वाली आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर आप मेंबर हो क्रू के, किसके, इंडियन इंडियनशिप है वो, तब भी आपको 182 डेज़ वाली कंडीशन ही पूरी करनी पड़ेगी रेजिडेंट बनने के लिए। उसके अलावा इंडियन सिटीज़न और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट टू इंडिया, अगर ये है आप इंडिया विजिट करने के लिए आए हैं, कौन है, इंडियन सिटीज़न है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तब भी आपको 182 डेज़ वाली कंडीशन ही फुलफ़िल करनी पड़ेगी, 60 डे वाली आपको अवेलेबल नहीं होगी। अब इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, या तो आप इंडिया में ही आपका बर्थ हुआ है या फिर आपके पेरेंट्स हैं
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए अगर अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में या तो आप खुद अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे या फिर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उनका बर्थ हुआ है तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वैसे तो 24 आवर्स का 1 डे काउंट होता है, लेकिन अगर आप नहीं पता आपको तो आप डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर क्या करेंगे, काउंट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालते हुए। प्लेस एंड पर्पस ऑफ स्टे डजेंट मैटर कि आप किस पर्पस से आए हैं, किस प्लेस पर इंडिया में रहे हैं, बस वो इंडिया की डेफिनेशन में अगर कवर हो रहा है वो प्लेस, तो आप प्लेस एंड पर्पस हमें मैटर नहीं करता, बस हमने टोटल डेज काउंट करने हैं आप इंडिया में कब और कहाँ थे। नो रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस स्टे नीडेड, मतलब क्या है इसका, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉन्टीन्यूस स्टे होना चाहिए आपका 182 डेज़ का, जैसे हमने कहा कि 182 डेज़ होने चाहिए। अगर आप जुलाई में 10 दिन रहे, नवंबर में 12 दिन रहे, तो इन सब को हमने कलेक्टिवली देख लेना है 182 डेज़ वाली कंडीशंस हैं या नहीं हैं, या कोई भी कंडीशन हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं देखना कि ब्रेक आया या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिन फॉर प्रीवियस ईयर, और ये जो हम स्टेटस निकाल रहे हैं वो हम प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर में कितने दिन यहाँ थे, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटस निकल रहा है। इसके अलावा हम अब देखेंगे, ये तो था इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, अब हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है कि अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा ही रेजिडेंट है, क्योंकि वो इंडिया में ही कॉर्पोरेट हुई है, तो वो इंडियन कंपनी है और हमेशा रेजिडेंट होगी। दूसरा, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे, कहाँ पर मेन डिसीजन लिए जा रहे हैं, कंट्रोल कहाँ पे उसका है। तो अगर वो पूरी तरह से इंडिया में है तब तो वो रेजिडेंट है, अगर पार्शली या होली आउटसाइड इंडिया है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो वो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट। अब कंपनी के केस में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी अप्लाई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात की गई है। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट किसका रह गया, हमारा फर्म एओपी एंड बीओआई का रह गया। इसमें है कि अगर तो वैसे हर केस हमारा कौन सा होगा, रेजिडेंट, बट एक केस जहाँ पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, मतलब जहाँ जो डिसीजन लिए जा रहे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल ही आउटसाइड लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक पार्टनर है, वो मैनेजिंग पार्टनर है और वो आउटसाइड इंडिया ही है, वहाँ पे आपके डिसीजन सारे के सारे वहीं लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या हो जाओगे, जब होली आउटसाइड इंडिया हो गया तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। उसके बाद एचयूएफ के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। एचयूएफ में सिमिलर तरीके से ही आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात करेंगे, जैसे कि हमने फर्म एओपी बीओआई में किया, लेकिन यहाँ पर एचयूएफ में नॉन ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वाला केस आ जाता है। फिर से वो किस लिए होएगा, पहले तो हमने यही डिसाइड कर देख लिया कि आपका कंट्रोल है मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, तब तो नॉन रेजिडेंट, अगर और वैसे फिर आप क्या हो, रेजिडेंट। लेकिन अब रेजिडेंट में भी 2 कंडीशन और चेक करनी पड़ेंगी, जो हमने एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल के लिए पढ़ी, वही अब हमें कर्ता के लिए चेक करनी है। जो एचयूएफ का कर्ता है, होली सोली कर्ता, तो उसके लिए ये 2 एडिशनल कंडीशन हम देखेंगे कि क्या वो कम से कम 2 साल आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर इंडिया में रहा, इस और 730 डेज़ या उससे ज़्यादा कब 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है एडिशनल कंडीशन, तो एचयूएफ क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी बन जाएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ पे एक और चीज़ रह गई थी जो क्लैरिफिकेशन आई थी, हमारा रह गया फॉरेन बाउंड शिप। अब हमने पढ़ा था कि फॉरेन बाउंड शिप में अगर क्रू मेंबर है हमारा इंडियन सिटीज़न है, इंडियन शिप पे क्रू मेंबर है, तो हमने उसे 60 डे वाली कंडीशंस अप्लाई नहीं करनी, हमें उसे 182 डेज़ वाला ही चेक करना है रेजिडेंट होने के लिए। अब वहाँ पे डिपार्चर से रिलेटेड और उसके डेज़ काउंटिंग में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई थी। उसमें क्या है कि अगर फॉरेन बाउंड शिप है, फॉरेन बाउंड शिप वो भी एलिजिबल वॉयज़ के लिए। अब वो एलिजिबल कौन से हैं, जब आपका ओरिजिनेट हो रहा है जो शिप है फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया से है, लेकिन उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। और अगर ओरिजिनेट आउटसाइड से हुआ लेकिन उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, इन इंडिया,
किसी पोर्ट पर है, तो ये हो गया एलिजिबल वॉइस। अब इसमें हमने पीरियड कौन सा एक्सक्लूड करना है, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जहाँ डेट ऑफ जॉइनिंग और उसी सर्टिफिकेट में जहाँ डेट ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, इसका जो पीरियड है वो हमने इस रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दो एक्सक्लूड कर देना है। मतलब डेट ऑफ जॉइनिंग से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक के बीच का पीरियड है वो हमने एक्सक्लूड कर देना है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर था। इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।